हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और हमारी क्लासेस से आप लोगों को मदद भी मिल रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ये आपका बिल्कुल रिपीटेड है। हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि बंगाल का कौन सा नवाब है जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से कर रहे हैं। तो इसमें कोई दम नहीं है और आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज ये रिपीटेड प्रश्न है। तो कौन हो जाएंगे? अली वर्दी खान, जो कि आपके सिराजुद्दौला के नाना हैं, यही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया। आपको बताना है बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया है। आपके सामने ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, दूसरा है सुजाउद्दीन, तीसरा है अली वर्दी खान और चौथा है सिराजुद्दौला। आपके सामने ऑप्शन है और आपको देना है उत्तर कि इनमें से बंगाल का वो कौन सा नवाब है जिसने मराठों से नजराना वसूल किया था। और आप लोगों को बता देना है फटाफट उत्तर क्या हो जाएगा। चलो, आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं। तो निश्चित ही जो बंगाल का सबसे नामी गिरामी और जो है फेमस पर्सन हो सकता है वो कौन हो सकते हैं? अली वर्दी खान। काफ़ी बुद्धिमान थे और इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे काफ़ी मजबूती जो है दिलाई थी बंगाल प्रांत को, लेकिन इसको सिराजुद्दौला नहीं संभाल सके थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था। इनमें से कौन सा कारण है जो मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला कह रहा है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा कह रहा है शिवाजी की सैनिक कुशलता, तीसरा कह रहा है धार्मिक कारण, चौथा कह रहा है विदेशी शक्तियों का आगमन। चलिए दीजिएगा उत्तर फटाफट। कौन सा है जो मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, आपको वो बताना है। और आपके सामने है 4 ऑप्शन, देखते हैं कि आप क्या सही करने वाले हैं। और ये काफ़ी आसान है, एकदम कॉमन सेंस का है। निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सही नहीं है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति था, वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे, जिससे यहाँ के पठार, यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ की जो घाटियाँ हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार हुई। इनका शिवाजी का जो सैनिक कुशलता है बहुत बढ़िया है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था गोरिल्ला युद्ध पद्धति में। और धार्मिक कारण भी था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र का पंढरपुर धार्मिक उत्थान का एक केंद्र बन गया था, जहाँ से बहुत सारे संतों ने अच्छी अच्छी चीज़ों को बढ़ाया था। वहीं से आपने देखा इनके गुरु भी थे रामदास। तो आपका ये सब है, लेकिन विदेशी शक्तियों का आगमन ये चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए बढ़िया है। कह रहा है प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहायता दिया। आपको बताना है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया। पहला कह रहा है अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरा कह रहा है मित्रतावश, तीसरा कह रहा है कुछ भूभाग प्राप्त कर लेने के लालच में, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे उत्तर, आप सभी का क्या उत्तर आने वाला है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि मराठे आसपास के इलाके पे अपना साम्राज्य विस्तार करते थे। इस वजह से इन्होंने मदद किया अब्दाली को, ताकि उनकी शक्तियों को अंकुश लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के कारण
या किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए। इनमें से कौन सी संधि है जिसकी बाद जो मराठा हैं ये अपनी जो स्वतंत्रता है इससे वंचित हो गए, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है पंढरपुर की संधि, दूसरा कह रहा है पुरंदर की संधि, तीसरा कह रहा है सालबाई की संधि और चौथा कह रहा है वसीन की संधि। चलिए फटाफट दीजिएगा उत्तर। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए, आपको ये बताना है। देखते हैं बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है, वसीन की संधि। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठों के उत्कर्ष के लिए कौन सा कारण सही है। कौन सा कारण है जो मराठों का उत्कर्ष हुआ, उनके उत्कर्ष के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति और कह रहा उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन से रीज़न हो सकते हैं मराठों के उत्कर्ष के लिए। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि बहुत आसान है क्योंकि ये बिल्कुल और बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है कि क्यों मराठों का उत्कर्ष हुआ था। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। आप सभी को पता है कि उपरोक्त सभी कारण हैं, धार्मिक चेतना भी है, भौगोलिक सुरक्षा भी है, राजनीतिक जागृति भी है और उचित नेतृत्व शक्ति भी है या क्षमता भी है। तो सारी बातें एकदम करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? श्रीरंगपत्तनम को, मैसूर को या बेंगलोर को या कोयम्बटूर को। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, श्रीरंगपत्तनम को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का क्या उद्देश्य था या मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कह रहा है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, दूसरा कह रहा है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, तीसरा कह रहा है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, चौथा कह रहा है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। बताएंगे मुख्य कारण क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सहायक संधि लागू की जा रही है, आपको ये बताना है इसके लिए क्या सबसे मेन रीज़न हो सकता है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन इनमें सबसे मेन रीज़न कौन सा है आपको वो बताना है और ये भी आपके लिए बिल्कुल कॉमन सेंस का है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, ये इसका मुख्य कारण था, मेन रीज़न था, बाकी गौड़ कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? अफ़गानों ने, अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने या रोहिलों ने? इसमें तो कोई दम ही नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है तो आप सभी को ये पता होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि कौन हरा रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को। तो बच्चा लोग याद रखेंगे कौन है, बिल्कुल आपके अफ़गान हैं। अफ़गानों ने ही हराया है जो है पानीपत के युद्ध में मराठों को। अगला क्वेश्चन भी देखिए, कह रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसमें तो कोई दम ही नहीं है, आप सभी को पता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। अर्जुन देव थे, गुरु गोबिंद सिंह थे या गुरु तेग बहादुर थे या कोई नहीं थे। तो इसमें तो निश्चित ही सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, गुरु गोबिंद सिंह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा थी या तालुकदारी प्रथा से या कुतुबशाही प्रशासन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज़ ये आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है और इजी भी है। तो बिल्कुल ही बच्चा लोग आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कौन से युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया था, आपको ये बताना है और ये बिल्कुल कॉमन सेंस का आसान प्रश्न है, रिपीटेड भी है। कह रहा है बक्सर की लड़ाई से,
या प्लासी के युद्ध से, या मैसूर की तीसरी लड़ाई से, या 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से? बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही है। और ये तो आप सभी को पता है, तो इसमें तो बिल्कुल भी समस्या होना ही नहीं है। सभी को पता है कि प्रारंभ किससे हुआ है, प्लासी के युद्ध से, और स्थापित किससे हो गया प्रभुत्व, बक्सर के युद्ध से। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी था, लेकिन जो है इम्पॉर्टेंट था। अगला देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? इनमें से कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया है? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, या पेशवा बाजीराव द्वितीय, या ट्रावणकोर का राजा? फटाफट उत्तर देंगे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन सा था। बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। हालांकि ये बहुत पहले आईएएस में आया था, तो याद रखेंगे अवध का नवाब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक है इनमें से जो आपके सामने हैं। तो याद रखिएगा, इसमें करेंगे तो ये सबसे पहले हैं, हालांकि वैसे ये सबसे पहले नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें। गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, वह सिख राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कि जो गुरु गोविंद सिंह थे ये क्यों महानता, इनकी महानता मतलब किस में निहित थी, आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सी बात है जो कि सही है, जो उनको महान बनाता है या जिसकी वजह से वो याद किए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। अगला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है, चूँकि रिपीटेड है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, यशोवर्मन, या शिवाजी? बताएंगे। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। और इसमें कोई दम नहीं है बिकॉज ये रिपीटेड है। आप सभी को ये इसका बिल्कुल पता है कि कौन हो जाएंगे, शिवाजी। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कमेंट कीजिएगा अष्टदिग्गज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन में है आपके सामने अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। उत्तर देंगे और हो सकता है कंफ्यूज भी हो, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियाँ थीं, एक था धार्मिक और एक था आपका राजनैतिक। तो धार्मिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या राजनैतिक? तो आपको पता है कि राजनैतिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बिकॉज यहाँ पे ना तो धार्मिक पूछा है ना राजनैतिक, सीधे राजधानी पूछा है, तो राजधानी हमेशा राजनैतिक ही होती है। हाँ, जब आपका धार्मिक पूछेगा तब आपको बताना होगा। जैसे आप यूपी की बात करें तो यूपी की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, यूपी की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, यूपी की धार्मिक राजधानी तब आपका क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग होता है। तो लेकिन यहाँ पे राजधानी पूछा है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, राजनैतिक। तो राजनैतिक इनका लाहौर था, लेकिन अगर धार्मिक पूछ लेता तो अमृतसर हो जाता। तो याद रखेंगे, राजधानी पूछे या जो है राजनैतिक राजधानी पूछे तो लाहौर हो जाएगा, धार्मिक पूछेगा तो हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, मोढ़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? ये भी आई थिंक रिपीटेड प्रश्न है, मैं करवा चुकी हूँ। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। हालांकि आईएएस में बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था। मोढ़ी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों या अभिलेखों में किया जाता है? पहला कह रहा है बोडेयोर के, दूसरा कह रहा है जमोरिन की, तीसरा कह रहा है होयसलों के, चौथा कह रहा है मराठों के। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है क्या उत्तर हो जाएगा। मोढ़ी लिपि का प्रयोग कौन करते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, मराठों के द्वारा। निश्चित ही आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है, आपको वो बताना है। कह रहा है गुरु अमरदास, क्या ये मीरी और पीरी से जुड़े हैं? दूसरा कह रहा है गुरु अर्जुन देव, क्या ये आदि ग्रंथ से जुड़े हैं? तीसरा कह रहा है गुरु रामदास, क्या ये दल खालसा से जुड़े हैं? चौथा कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह, क्या ये मनजी से जुड़े हैं? कोई एक है जो सही कौन सा है जो सही सुमेलित है, आपको ये बताना है।
और आपके सामने ऑप्शन है और बहुत ही आसान है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो क्या है जो सही सुमेलित है, आपको वो बताना है, और जो सुमेलित है वो आप सभी को पता है, क्योंकि मैं वो पढ़ा चुकी हूँ। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा है। ये आपका एकदम से करेक्ट है। बाकी जो है आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा की स्थापना की थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है केवल यही सही है। पंजाब के अमृतसर नगर को स्थापित किया था। पंजाब के अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु रामदास ने? बहुत ही आसान है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों से गलत नहीं होगा। लेकिन अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, आप बार बार रिविज़न करके अपने ज्ञान को मजबूत कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को समस्या ना हो और वहाँ आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करके आएँ। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता होगा कि 500 बीघा ज़मीन जो है वो किसको दिया था अकबर ने, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। तो कौन थे? गुरु रामदास थे। और यही जो है पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका आयोग का पूछा हुआ है। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? आपको ये बताना है। आपके सामने है पहला ऑप्शन शाह शुजा, दूसरा है जमान शाह, तीसरा है दोस्त मोहम्मद और चौथा है शेर अली। बताएंगे बच्चा लोग, रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे, किससे प्राप्त किए थे, किसने दिया था? आपके सामने है ऑप्शन और आप सभी को इसका उत्तर देना है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। तो निश्चित ही सभी को पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। शाह शुजा ने ही गिफ्ट किया था कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह को। निश्चित बच्चा लोग इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान नाम के मंत्री परिषद थी। ये तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल समस्या नहीं अब उत्पन्न होने वाली आप लोगों की कि अष्टप्रधान किसके दरबार में है। तो ये मराठा प्रशासन में है, शिवाजी के दरबार में है। अभी हमने पढ़ा है शिवाजी के दरबार में है, मराठा प्रशासन में है ये। गुप्त शासन में तो 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे और आपके कृष्णदेवराय के दरबार में थे अष्ट दिग्गज। अगला देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पहला मराठा सरदार कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? आपको ये बताना है और आपके सामने है ऑप्शन, पेशवा बाजीराव सेकंड या रघुजी भोसले या दौलत राव सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। निश्चित ही जो उनका विरोध करेगा उसी के ऊपर सहायक संधि थोपेंगे। जो पहले उनके सामने सरेंडर कर देगा उसको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो आप सभी को पता है कौन हो सकते हैं, बाजीराव सेकंड। इन्हीं से ही जो है सहायक संधि किया है। आपको पता है भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ ये सब तो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, होलकर वगैरह। पहला ही आपका सही है। अगला देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। पहला है शुक्र चकिया, दूसरा है संधा वालिया, तीसरा है अहुली वालिया और चौथा है रामगढ़िया। तो क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। सभी को पता है इसका उत्तर। निश्चित ही कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। हालांकि आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शुक्र चकिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कथन कारण का है और कथन कारण के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। कथन है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। अब आपको बताना है कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं। या आपका कह रहा कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा कह रहा है कि कथन गलत है और कारण सही है। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? और ये भी काफ़ी कॉमन सेंस का है, तो याद रखेंगे क्या है जो सही आपका हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये सही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रत्येक मंत्री अपना विभाग स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था बल्कि राजा के अंडर में रखता था, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता था। इसलिए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों की संधि श्रीरंगपत्तनम की किसके साथ हुई थी आपको ये बताना है, और ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ किया है। हैदर अली के साथ किया, या डुप्ले, या टीपू सुल्तान, या नंदराज। बताएंगे कौन हो जाएगा आंसर आपका। और ये काफ़ी आसान है, इसमें आप लोगों को कोई दम मतलब जो है इसमें नहीं है, आप सभी लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है बच्चा लोग, सभी का उत्तर सही है, टीपू सुल्तान। फिर से आ गया बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसमें से कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? आपको उनका नाम बताना है। पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है वारेन हेस्टिंग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन हो सकते हैं जिन्होंने भारत में या मतलब बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डायआर्की को समाप्त किया था। तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था, ये रिपीटेड प्रश्न है बिकॉज आयोग ने इसको बार बार पूछा, इसलिए मैंने भी इसको फिर से रखा है। तो बताएंगे कौन है? पेशवा हैं, सचिव हैं, पंडित राव हैं, या सुमंत हैं। इसको बाई ट्रिक मैंने सॉल्व कराया है और ये आज मैं आपको तीसरी बार सॉल्व करा रही हूँ, यानी कि ये आपका थर्ड बार है। तो अब तो गलत बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 बार आप लोग इसको कर चुके हैं। तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, ये आईएएस में भी आया हुआ था और आपके मध्य प्रदेश पीसीएस में भी आया हुआ था। तो निश्चित ही सभी को पता है, बाई ट्रिक याद करवाई हूँ। सुमंत जो अलग अलग राज्यों के मतों को मिलाए, वो कौन हो सकता है? सुमत या सुमंत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? सभी को पता है, कोई दम नहीं है इसमें। पहला करा हेमू और अकबर, दूसरा करा हुमायूं और शेरशाह सूरी, तीसरा करा मराठा और अहमद शाह अब्दाली, चौथा करा नादिर शाह और मुग़ल। तो सभी को पता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ही तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ है। द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। पहला जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रही थी, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस से एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? बहुत ही शानदार प्रश्न, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। कह रहा उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? आपको उसका नाम बताना है। पहला कह रहा है डलहौजी, दूसरा कह रहा है कॉर्नवालिस, तीसरा कह रहा है वेलेस्ली, और चौथा कह रहा है हेस्टिंग। फटाफट उत्तर देंगे फिर चलो कि कौन था उस समय जिसने भारत में अपनी पताका को जमा के रखा या फहरा के रखा था। और ये आयोग ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद करके रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। एक संधि के द्वारा इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करके रखा हुआ था। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी के दबाने के लिए भेजा था? ये तो रिपीटेड प्रश्न है बच्चा लोग, इसमें तो कोई दम नहीं है। आप सभी को पता है कि वो कौन थे जिनको बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, या सैयद बाबा बांदा। तो निश्चित ही आपका क्या हो जाएगा? सभी को पता है अफजल खान को भेजा गया था। आपके शाइस्ता खां तो औरंगजेब के मामा थे। अगला, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कब मरे हैं, कब उनकी मृत्यु हुई थी? आपको ये बताना है। आपके सामने हैं 4 ऑप्शन।
कह रहा 1857, दूसरा कह रहा 1799, तीसरा कह रहा 1793 और चौथा कह रहा 1769। तो इसमें भी कोई दम नहीं है। हालांकि ये प्रश्न भी आपका आयोग का पूछा हुआ है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। काफ़ी बहादुर और जिंदा दिल व्यक्ति थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय लड़ते हुए ये अंग्रेज़ों से वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे कह रहा है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को सरल और कारगर किसने बनाया, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है राजा राम, दूसरा कह रहा है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा कह रहा है गंगाबाई, चौथा कह रहा है नानाजी देशमुख। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, फटाफट उत्तर दीजिएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा। तो आपने इसके बारे में सुना भी होगा, कौन हो जाएंगे राजा राम, बालाजी बाजीराव, गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो चलिए दीजिए उत्तर बच्चा लोग फटाफट। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो निश्चित ही पता होगा कौन हो जाएंगे, बालाजी विश्वनाथ। इन्हीं को ही कहा जाता है कि संभाजी के बाद इन्होंने सरल और कारगर बनाया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। आज से लगभग कितने वर्ष पहले खालसा पंथ प्रारंभ हुआ था, आपको ये बताना है। कह रहा है 150, दूसरा कह रहा है कि 300, तीसरा कह रहा है 200 और चौथा कह रहा है 400। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देंगे। आज से लगभग कितने वर्ष पहले खालसा पंथ प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है खालसा पंथ की जो स्थापना है ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और वो घटना कब की थी, आई थिंक वो 1599 की घटना थी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे यानी कि वो 1600 की हुई, तो 1700, 1800, 1900 और इस हिसाब से तो 300 प्लस वर्ष हो गया है। लेकिन आयोग ने इसको जब पूछा था यानी कि 2000 में लगभग इसको क्वेश्चन को पूछा था, तो उस समय उन्होंने 200 मतलब जो 300 है ये करेक्ट किया था, 300 वर्ष को करेक्ट किया था। तो 300 मान लेते हैं कि 300 में ये सही हो जाएगा। 1599 में ही तो शायद किया था स्थापना, 1500 या 1699 ऐसे कुछ था, अभी याद नहीं आ रहा हमें फ़िलहाल। तो अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, 1699 था या 1599 था। आई थिंक 1600, हाँ 1699 होगा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कोई बात नहीं, हम फिर देख लेंगे। आप अगर याद है तो कमेंट कर सकते हैं। आगे किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, बताएंगे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। पहला कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने, दूसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है पहला कह रहा है गुरु हरगोबिंद, दूसरा कह रहा है गुरु गोविंद, तीसरा कह रहा है गुरु अर्जुन देव और चौथा कह रहा है गुरु तेग बहादुर। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है बच्चा लोग, सभी को पता होगा कि कौन से सिख गुरु ने खुसरो की मदद की थी। और इस वजह से जो जहांगीर है ये बहुत नाराज़ हुए थे और उनको फांसी की सज़ा भी दे दिए थे, उनको मृत्यु दंड भी हो गया था। तो इस वजह से ये काफ़ी फेमस पर्सन हो गए हैं। तो याद रखिएगा कौन है, निश्चित ही कोई दम नहीं है इसमें, गुरु अर्जुन देव ही हैं। ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि ये कौन से नंबर के गुरु थे। और इन्होंने ही देखिए आदि ग्रंथ भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट दीजिएगा उत्तर कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया। पहला कह रहा मोहम्मद रजा खां को, दूसरा कह रहा सिताब राय को, तीसरा कह रहा दुर्लभ को, चौथा कह रहा सैयद गुलाम हुसैन को। चलिए बच्चा लोग देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। चलिए दीजिएगा उत्तर, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, क्या आपको सही लग रहा है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा कि जो आपके मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद किसे दीवान बनाया था या उप दीवान किसे बनाया गया था, मुर्शिदाबाद का। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखेंगे कौन से हो सकते हैं आपको ये
बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद रज़ा खां को बनाया गया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान। राजा सिताब राय को बिहार का बनाया गया था और इनको बंगाल कही या मुर्शिदाबाद कही, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिनको तत्कालीन मुगल बादशाहों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है? आपके सामने है गुरु अर्जुन देव, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देंगे। हालांकि बहुत ही आसान है और एकदम कॉमन सेंस का है और आपका पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा चलो कौन हो जाएंगे। तो गुरु अर्जुन देव आपने आज ही पढ़ा है। दूसरा जो है वो आपके गुरु तेग बहादुर, दोनों को दिया गया है। इनको औरंगजेब ने दिया है और इनको जहांगीर ने फांसी दी है। तो इन दोनों लोगों को जो है फांसी दे दी गई है मुगल बादशाहों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि है नांदेड़ में जिसकी वजह से सिख गुरुद्वारे जो है ये पवित्र माने जाते हैं? पहला कह रहा है गुरु अमरदास, दूसरा कह रहा है गुरु अंगद, तीसरा कह रहा है गुरु अर्जुन देव और चौथा कह रहा है गुरु गोबिंद सिंह। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है ये बताना है आपको। और आपके सामने है ऑप्शन और आपको ऑप्शन की सहायता से देना है उत्तर। चलिए बच्चा लोग देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है गुरु गोबिंद सिंह, इन्हीं का है नांदेड़ गुरुद्वारा। अगला देखिए, अधोलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित है? कौन सा है जो सुमेलित है? कह रहा है 1849 ईस्वी में सतारा का विलय, दूसरा कह रहा है 1848 में पंजाब का विलय, तीसरा कह रहा है 1856 में अवध का विलय, चौथा कह रहा है 1855 में झांसी का विलय। बताएंगे कौन सा है जो सही सुमेलित है, यानी कि कोई एक ही सुमेलित है और बाकी आपका सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है आपको वही बताना है और जो सुमेलित है वो आप सभी को पता है बिकॉज वो सबसे आसान है। तो आपको पता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1856 में अवध का विलय हुआ था, 1853 में झांसी का हुआ था, 1853 में झांसी का हुआ था, 1848 में हुआ था जो है सतारा का, 48 में हुआ था, 49 में आपको पता है सतारा के बाद संभलपुर का हुआ था, 54 में नागपुर का हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। 53 में आपके झांसी का हुआ, 55 देखिए आपका आगे बढ़ता चला गया, फिर 56 में अवध का हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? इनमें से एक इतिहासकार है जिन्होंने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था और वो इतिहासकार कौन है आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन की सहायता से आप उत्तर दे सकते हैं। पहला है काशी राज पंडित, दूसरा कह रहा है दत्ताजी पिंगले, तीसरा कह रहा है हरचरण दास और चौथा कह रहा है खफी खां। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से? कौन हो जाएंगे जिन्होंने जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है उसको स्वयं अपनी आँखों से देखा था? और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ और आप सभी को इसका उत्तर पता है कौन है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, काशी राज पंडित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे आपको ये बताना है। पहला कह रहा है हरि सिंह नलवा, दूसरा कह रहा है खड़क सिंह, तीसरा कह रहा है शेर सिंह, चौथा कह रहा है नौनिहाल सिंह। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चा लोग? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, आपको उनका नाम बताना है और निश्चित ही आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। खड़क सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तरन तारन नामक नगर की स्थापना किसने करने वाले गुरु कौन थे? तरन तारन नामक नगर की स्थापना किसने किया है? अर्जुन देव ने किया है, रामदास ने किया है, गुरु गोबिंद सिंह ने किया या गुरु तेग बहादुर ने किया है? आपको नाम बताना है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तरन तारन की जो स्थापना है, ये इस नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव।
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। इसमें से ब्रिटिश जनरल कौन है जिन्होंने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टन पॉपमेन या सर आयरकूट या सर हेक्टर मुनरो या जनरल जो है गोडाह्यू। बताएंगे कौन हो जाएंगे सही। और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद कर लेना है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, सर आयरकूट। ये आपके सेकंड पोर्ट नोवा के युद्ध से जुड़े हुए हैं। कह रहा है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसमें से कौन है जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? पहला कह रहा है हैदराबाद का निज़ाम, दूसरा कह रहा है बंगाल का नवाब, तीसरा कह रहा है जोधपुर के राजपूत राजा और चौथा कह रहा है मैसूर के शासक। कौन है जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया है? आपको उनका नाम बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन हो जाएंगे। बंगाल के नवाब, इन्होंने एक सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निज़ाम ने भी कर लिया था, मैसूर के शासक ने भी कर लिया था और जोधपुर के राजपूत राजा ने भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन, अपने पुत्रों के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया, यानी कि दोबारा दे दिया गया। ऐसा कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला कह रहा है 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, दूसरा कह रहा है 1807 में सनद के जारी किए जाने पर, तीसरा कह रहा है लॉर्ड कैनिंग ने, चौथा कह रहा है 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर। और ये काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। 1858 के साम्राज्य की घोषणा पत्र के द्वारा पुनः से अधिकार दे दिया गया कि कोई अगर उसका अपना पुत्र नहीं है, वाजिब वारिस नहीं है, तो वो औरस पुत्र मतलब वो दत्तक पुत्र ले सकता है, गोद ले सकता है। गोद लेने की अनुमति दे दी गई 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये तो आज ही के क्लास का रिपीटेड प्रश्न है। गुरु नानक ने या गुरु तेग बहादुर ने या गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? आज ही के क्लास का रिपीटेड प्रश्न है, तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है। आप सभी को पता है कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही सभी को पता है गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही आपका गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसने सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? ये भी देखिए अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया? पहला कह रहा है बेंटिक, दूसरा कह रहा है डलहौजी, तीसरा कह रहा है लॉरेंस और चौथा कह रहा है कैनिंग। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है कि इसमें से कौन है जिनको बिना जूता उतारे ही अमृतसर के मंदिर में प्रवेश की इजाज़त वहाँ के सिख लोगों ने दिया है। आपको उनका नाम बताना है। और ये भी आपके लिए आसान और शानदार प्रश्न है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, हो सकता है नया भी हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को ऐसा अनुमति मिला था, एकमात्र व्यक्ति जॉन लॉरेंस। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या शामिल था? दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। इसमें से कौन है जो शामिल था रणजीत सिंह के साम्राज्य में? आपको उसका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और ऑप्शन की सहायता से आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा क्षेत्र है जो शामिल था? तो कौन सा शामिल था बच्चा लोग? श्रीनगर। उनका कश्मीर पे अधिकार था ना, तो ये श्रीनगर उनके साम्राज्य में शामिल था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह चालक द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दी गई थी? अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा
बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवाने का अधिकार दिया गया है? तो शहंशाह शाह आलम द्वारा होगा। यहाँ पे होगा शाह आलम। शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिया गया था। वो कौन से थे उस समय गवर्नर? सभी को पता है कौन थे। कॉर्नवालिस थे, वेलेस्ली थे, क्लाइव थे या बेंटिक थे? तो निश्चित ही बच्चा लोग बहुत आसान है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इतना सारा चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, ये सब चीज़ों में तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। सभी को पता है कौन थे। क्लाइव ने ही तो ये संधि की थी। वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, ये सब तो बहुत बाद में आए हैं, ये लोग कहाँ से आ जाएंगे। तो आपका केवल और केवल पहला सही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन से सिख गुरु के लिए औरंगजेब जो है जिम्मेदार है? कौन से एक सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? और ये भी आज के ही क्लास का रिपीटेड प्रश्न है, तो देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह हैं, तेग बहादुर हैं, रामदास हैं या अंगद हैं? तो निश्चित ही सभी को पता है आज ही की क्लास का रिपीटेड है बच्चा लोग। आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देना है, गुरु तेग बहादुर। निश्चित ही सभी को पता है। अगला क्वेश्चन और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को कौन से युद्ध में हराया था? आपको उनका नाम बताना है। कौन सा युद्ध है? पहला कह रहा पुरंदर, दूसरा कह रहा रायगढ़, तीसरा कह रहा सल्लेर और चौथा कह रहा सिवनेर। और ये भी मुझे उम्मीद है कि रिपीटेड प्रश्न है आपका, मैं इसको भी करवा चुकी हूँ कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, आपको ये बताना है। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखिए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, सल्हेर। जो कि रायगढ़ तो होगा नहीं, पुरंदर तो होगा नहीं, ये तो संधि है, रायगढ़ किला है। इन्हीं दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता था। सिवनेर भी किला था जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था। तो सिल्हेर के युद्ध में ही शिवाजी ने मुगलों को हराया था। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, बहुत सारे नए भी मिले हैं आज की क्लास में आपको और बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन भी हुआ है। तो रिवीजन भी करें, नई चीज़ें सीखते भी रहें। इतना सारा क्वेश्चन का संग्रह हो गया है, रिवीजन भी करते रहें, अन्यथा भूल जाएंगे, फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मेहनत बेकार ना हो हमारी भी और आपकी भी, पीछे से रिवीजन भी करते रहें। जब भी खाली समय मिले प्लेलिस्ट में चले जाया करें, नेट क्वालिटी घटा के फास्ट मोड में फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएं। इससे आपका जो मजबूत है, मतलब जो ज्ञान है ये मजबूत होगा। जो आपके पास है वो आपके पास लंबे समय तक रहेगा। तो बच्चा लोग, बार बार कहती हूँ आप लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन क्या करूँ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर हैं और इसी से आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए बार बार बोलती रहती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।